अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं सुबह की सोच में। इस उम्मीद के साथ कि मौसम भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, हसीन और जमील है और आपकी सुबह भी अच्छी गुजर रही होगी या फिर आपकी सुबह का भी आगाज हो चुका होगा, है ना? बिल्कुल ऐसे ही। इस्लामाबाद में जब मैं आ रहा था तो बारिश का सिलसिला थम गया था, लेकिन अभी वापस वक्फे से कुछ इलाकों में बारिश है, कुछ इलाकों में बारिश नहीं है। मौसम खुशगवार है और जो जाती सर्दी है वो वापस लौट आई है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगा इससे पहले कि गजल एकदम से अपने सोशल सेगमेंट, सोशल स्टोरीज की तरफ जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कल का मैच मनसूख हो गया बारिश के बायस, लेकिन पाकिस्तान जब से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान के बहुत सारे करता धरता ऐसे हैं जिनके ऊपर तलवार लटक रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि किस किस का इस्तीफा आ रहा है, तो तलवार तो उस तरह से मोहसिन नकवी साहब के ऊपर भी लटक रही है, लेकिन क्या वो उनके पास जितनी पावर्स हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसके अलावा आकिब जावेद हो गए, असद शफीक हो गए, अजहर अली हो गए, ये तमाम तर वो लोग हैं जो कि सिलेक्टर हैं और सिलेक्टर काफ़ी अरसे से हैं। इनका इस्तीफा आ सकता है। फिर आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 बड़े हैं जिसमें बाबर आजम हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, और इनके साथ साथ इनका जो छोटे छोटे दोस्त यार हैं जो इनकी सिफारिशों पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद थे, उनके मुस्तकबिल का फैसला आपको आने वाले चंद दिन में नजर आएगा। एक तरफ आपको 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी नजर आएगी, दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान टीम का लेकिन क्या वाकई हमें ये फैसला नजर आएगा कुछ दिनों में? क्योंकि हम तो जब भी हम हारते हैं तो यही बातें सुनते हैं। लेकिन अब तो करना पड़ेगा। आप देखिए ना कि आप 2019 से लेके 2025 तक 2 बड़े इवेंट्स में तो आप बिल्कुल राउंड से बाहर हो चुके हैं ना गजल। आप होते ना कि सेमीफाइनल में जाके बाहर होते, फाइनल में जाके बाहर होते तो सबको कोई मसला नहीं होता, सब आपको माफ कर देते। लेकिन आप जब राउंड गेम में बाहर होंगे, आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, और वहां पे तो हमने सुपर 16 से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं किया था, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 2024 T20 वर्ल्ड कप। लेकिन उस वक्त बख्शिश इस वजह से होगी थी कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी थी। इस वक्त बख्शिश नहीं होगी क्योंकि आगे जो इवेंट है 2026 का वो फैब में, और तकरीबन 1 साल में कोई ना कोई आपको ग्रैंड ऑपरेशन देखने को मिलेगा। चलें जी, अच्छी बात है अगर ग्रैंड ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि अब इस ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत भी है और ना की गई तो फिर बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। आज बहुत सी खबरें हैं हमारे पास। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां आ रही हैं। अब आप पूछे कि इंटरनेशनल सतह से क्या आ रहा है? इंटरनेशनल सतह से तो यही होगा कि हमने कहीं ना कहीं भारत को पीछे छोड़ा होगा, भारत को पीछे छोड़ दिया। IMF के हवाले से कोई खबर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको गोश्त के हवाले से खबर दूंगी जो पाकिस्तान। इस गोश्त में भी आप यकीनी तौर पे आगे जाके यही बताएंगी कि पहले ये गोश्त इंडिया से आता था, पाकिस्तान से। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही जो है वो पॉइंट ले लिया है। इंडोनेशिया का पाकिस्तान से भैंस के गोश्त की दरामद का फैसला कर लिया गया है 2025 में। इसमें पाकिस्तान में 100,000 मेट्रिक टन भैंस के गोश्त की दरामद की जाएगी। ये इंडोनेशिया 1 लाख टन एग्जैक्टली। और इससे कबल इंडोनेशिया भारत से भैंस का गोश्त दरामद कर रहा था। जो आपकी बात थी वो सामने अब आगे प्रूव हो गया, लेकिन पाकिस्तान की मुनासिब कीमतों के बायस अब ये फैसला किया गया। ये जो स्विचिंग की गई है इंडिया से पाकिस्तान में, वो इसलिए की गई है कि पाकिस्तान की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं बाकी ममालिक की निस्बत। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 2021 में पहले से पाकिस्तान जो है वो इंडोनेशिया को गोश्त जो है वो पहले से सप्लाई करता आ रहा है, लेकिन उसके बाद बीच में कुछ गफला हो गया और फिर इंडिया के पास चला गया और अब दोबारा से पाकिस्तान की तरफ आ गया। और आपको पता है कि जो तलब है वो रमज़ान और ईद के मौके पर बढ़ जाती है, ऐसी चीज़ों की ऐसी डिमांड्स बढ़ जाती हैं, तो इसलिए इंडोनेशिया ने फैसला किया कि पाकिस्तान से हम इम्पोर्ट करेंगे। बहरहाल इस फैसले में सबसे अच्छी बात यह है कि पहले वो इंडिया से इंपोर्ट करते थे, अब वो पाकिस्तान से करेंगे। और वैसे भी आपने एक राइस के हवाले से खबर दी थी कि चावलों के हवाले से भी इंडिया को दुनिया में हजीमत का सामना करना पड़ा, और आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी ट्रेड है वो इंक्रीज हो रही है और आप इंडिया को बीट कर रहे हैं। डेट इज काश हम खेल में भी बीट कर देते हैं इंडिया को। जो मैंने पहले खबर बताई थी कि अगर आप इन लोगों से जान छुड़ा गई तो आप इंशाल्लाह इंडिया को भी बीट करेंगे। आगे बढ़ते हुए आगे कराची से खबर है, अफसोसनाक खबर थी, लेकिन इसमें भी क्या कहते होते हैं कि अफसोसनाक होने के साथ साथ इसमें एक खुशी की खबर यह है कि लोग बच गए। ठीक है जी। मेयर कराची की बात की जाए, मुर्तजा वहाब, वो हादसे में बाल बाल बचे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में एक बड़े हादसे से महफूज रहे, जहां वो एक खराब लिफ्ट में फंस गए। लिफ्ट पहली मंजिल पर जोरदार धमाके के साथ गिर गई, लेकिन खुशकिस्मती जिस तरह मैंने पहले आपको कहा था कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसा उस वक्त पेश आया जब मेयर कराची मुर्तजा वहाब कराची में मौजूद थे। उन्होंने हॉस्पिटल में एक ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह करना था, लेकिन लिफ्ट में ज़्यादा अफराद सवार होने की वजह से ये वाक़या पेश आया, जहां 15 से ज़ायद अफराद मौजूद थे। हादसे के बाद हॉस्पिटल में अफरा तफरी फैल गई, तमाम अफराद मौजाना तौर पर महफूज रहे और
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह Exactly. बाकी लोगों के लिए लेकिन भी इस और सब मेयर में कराची और इंटरेस्टिंग डिप्टी थोड़ी मेयर के सी लिए भी। बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज ये है हसनैन कि हमने अभी से कुछ दिन पहले ही लाहौर के हवाले से खबर शेयर की थी जहाँ पे लाहौर में लिफ्ट गिर गई थी लियो हॉस्पिटल में। हाँ एग्जैक्टली और वहाँ पर बहुत सी नर्सें जो हैं उनकी हड्डियां टूट गई थी और बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। पता नहीं हर जगह की ये लिफ्टें क्यों गिर जाती हैं, दोनों जगहों के हालात एक जैसे हैं लेकिन तनकीद में दोनों एक दूसरे से लेकिन लीड लिफ्टें करते भी हैं बहुत सियानी हैं, बाज लोगों की हड्डियां तोड़ती हैं, बाज लोगों की नहीं तोड़ती। और बात लेकिन ना उनको पता होता है कि मुर्जा वहाब को अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो उन्होंने शहर भी तो संभालना था। बिल्कुल एग्जैक्टली लेकिन आप देखें कि चाहे वो कराची हो या फिर लाहौर हो, हम देखते हैं कि इससे पहले हम कितनी खबरें शेयर कर चुके हैं जिसमें कहा जाता है कि वज़ीर आला हमें दे दें, आप मरियम नवाज ले लें, लेकिन हालात जी दोनों जगहों के एक जैसे ही हैं, चाहे वो कराची हो या फिर लाहौर हो, लिफ्टें दोनों जगह गिरती हैं। लेकिन तनकीद जब करने की बारी आती है तो हर कोई कहता है कि हम उससे बेहतर हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब आपने कराची से खबर दी है तो कराची से ही मेरे पास भी खबर है डंपर्स के हवाले से, क्योंकि नए सेफ्टी मेजर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं फॉर डंपर्स इन कराची में आपको पता है कि हमने गुज़श्ता दिनों कितनी ज़्यादा बातें शेयर की थी, स्टोरीज शेयर की थी, खबरें दी थी कि डंपर से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं, ट्रैफिक हादसा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कोई मैकेनिज्म उनके हवाले से नहीं था कि रात के औकात में हैवी ट्रैफिक को चलाया जाएगा या फिर नहीं। तो अब ये फैसला किया गया है कि ट्रैफिक हादसा के पेश नज़र DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने तमाम डंपर्स गाड़ियों में आगे और पीछे यानी कि फ्रंट और बैक कैमरा नस्ब कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ट्रैकर्स विल आल्सो इंक्लूडेड, हादसात की जिम्मेदारी का तयन भी किया जाएगा और जैसे मैंने आपको कहा कि ये फैसला 15 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट करने का भी कहा गया है कि 15 दिन की मोहलत दे दी जाती है तमाम डंपर्स मालिकान को कि ये इम्प्लीमेंट कर दें, इसके ऊपर लगा दें। डंपर्स मालिकान को ये 15 दिन की मोहलत है और इन हिफाजती इक़दाम पर अमल किया जाए। DIG ट्रैफिक के मुताबिक इस निज़ाम के जरिए वो स्पीडिंग की निशानदही कर सकेंगे। तमाम मूवमेंट जितनी भी डंपर्स की होती है ना इन सिटी और उनकी स्पीड के हवाले से भी, और जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको पकड़ने में भी बहुत ज़्यादा जल्दी मददगार साबित होगी। इसके साथ खिलाफ वर्जी पर फौरी जुर्माने भी किए जाएंगे। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है जी तो फिर भारी गाड़ियों में भी ये निज़ाम नाफिज किया जाएगा जो हैवी ट्रैफिक होती है। और इससे कबल कराची में 2025 के दौरान अब तक 134 अवतार ट्रैफिक हादसा में जान से जा चुके अच्छा, हैं। जब ये स्टोरी सुना रही थी तो मुझे ये एक थॉट आया कि आगे कैमरा लगाने से और पीछे कैमरा लगाने से हादसा से आप किस तरह बच सकते हैं? वो मॉनिटर करेंगे ना, किस तरह मॉनिटर करेंगे? क्या उनके पास फ्रंट एंड बैक कैमरा, ट्रैकर्स भी वो होंगे ना? फ्रंट एंड बैक कैमरे में तो मेरे ख्याल है बाद में वो USB से उनका डाटा निकाल के मॉनिटर करेंगे। फ्रंट एंड बैक कैमरा इज नॉट द ऑप्शन। ऑप्शन इज डैट कि आपको अपने सिस्टम को प्योरीफाई करना था। इन तमाम तर ड्राइवर्स को आपने जब हैवी लाइसेंस देने थे तो वो सिफारिश पे या पैसा लेके नहीं देने थे, उनको प्रॉपर एक मैकेनिज्म के तहत अगर साल 1.5 साल में एक बंदा ट्रक का या फिर ट्रॉले का या इस तरह की चीज़ का ड्राइवर बनेगा तो वो खबारी जब काटेगा तो वो ऑटोमेटिकली ड्राइवर बन जाएगा। ऊपर से जब आप 10,000 रुपये का, 20,000 रुपये का, 50,000 रुपये का जुर्माना करेंगे, जिस तरह हम देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क दुबई में होता है, तो इस तरह से जाके आपके कानून इंप्लीमेंट होते हैं। कैमरे में तो मुझे नहीं लगता कि कैमरा आगे लगा दो या पीछे लगा दो उसका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे पहले भी गजल आपके सेफ सिटी कैमराज भी तो लगे हुए हैं। Exactly, अगर उनसे आप मॉनिटर नहीं कर सकते तो उसकी फ्रंट पे कैमरा लगा के और बैक पे कैमरा लगा के क्या कर सकते हैं? ये तो फिर सिर्फ क्या हमें धोखा देने वाली बात है या फिर वैसे सच ही में कुछ होगा? दिल को तो बड़ी अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है, स्टोरी सुनने में भी अच्छी लगती है कि बड़ी अच्छी बात है जी, आगे भी कैमरा पीछे भी कैमरा। उसका काम क्या है भाई? अगर तो कैमरा आपको हादसे से रोक दे तो फिर तो अच्छी बात है कि कैमरा के आगे हादसा आ रहा है। बिल्कुल। और मजे की बात ये है कि जब भी हादसा होता है तो सबसे पहले गायब कौन होता है? ड्राइवर सबसे पहले गायब हो जाता है। उसके बाद पुलिस वाले होते हैं। बिल्कुल, उसके बाद होते हैं और फिर जो बेचारे जिनकी डेथ हो जाती है उनको तो कोई पूछता ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन खैर अब ये फैसला तो कर लिया गया है, अब इस फैसले के क्या रिजल्ट्स आएंगे ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ मेरे सवालात थे, मैं छोड़े जा रहा हूँ। आप देखते हैं कि इसके ऊपर क्या कोई एक्सप्लेनेशन आती है सिंध गवर्नमेंट की या फिर सिटी ट्रैफिक पुलिस कराची की। आगे बढ़ते हुए अब मैं, आपने पुलिस का जिक्र किया तो मैं लाहौर की पुलिस का जिक्र करूंगा। लाहौर की पुलिस में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जिस तरह डॉल्फिन को इंडक्ट करवाया गया, खवातीन के वाले से एक अलग फोर्स बनाई गई, लेकिन बहुत सारी चीजें लाहौर में अभी भी ठीक नहीं हो रही। अच्छा। उसी हवाले से लाहौर में 100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को ड्यूटी ना देने पर बरतरफ किया गया। DIG ऑपरेशंस की बात कीजिए तो उनके अहकामात के तहत इन एहलकारों के नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर लिए गए हैं और हुक्काम ने वाजे किया है कि फराइज में कोताही बरतने वालों के लिए महकमे में कोई जगह नहीं। ये फैसला पुलिस महकमे में सख्त नज़्म व ज़ब्त और एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए किया गया ताकि मुस्तकबिल में
ऐसे रवैयों को, ये जो हौसला शिकनी है उसको की जाए, और ऐसे जो पुलिस एहलकार है जो काम नहीं करते और सिर्फ टोटल पूरा करते हैं, आते हैं अपना पंच करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, या तो किसी को तंग करते हैं या फिर अपने घर वालों को तंग करते हैं, उनको फिर नौकरी से उन्होंने बरतरफ कर दिया। दैट इज अ गुड न्यूज। बिल्कुल, दैट इज अ गुड न्यूज, क्योंकि अब आप देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क के अंदर हो रही है और बहुत सी टीम्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में आप अपनी ड्यूटी से इनकार कर देते हैं तो फिर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? पहले ही आपने पड़ोसी ममालिक को बहुत सी बातें करने के जो चांसेस दिए हुए हैं। ऐसे में पुलिस एहलकार का ऐसा रवैया नाकाबिले कबूल है और अच्छा हुआ इनको ड्यूटी से बरतरफ कर दिया। अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है तो ऐसा ही होना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको कराची लिए चलूंगी, क्योंकि आज तमाम तर खबरें जो है ना, कराची, लाहौर, कराची, एग्जैक्टली आज तमाम तर जो खबरें हैं हमारे पास वो कराची और लाहौर से ही हमारे पास इर्द गिर्द घूम रहे हैं हम। लेकिन सबसे पहले स्टोरी शेयर करने से पहले मैं आपको एक क्लिप सुनवा देती हूँ, उसमें क्या कहा जा रहा है, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। अबे मेट्रो बना रहे, अबे मेट्रो किसके लिए बना रहे हो? एक बस के लिए सारे खोद कर रख दिया इन्होंने पूरी कराची को। गुलशन से आ रहा हूँ, अजाब बना हुआ पूरा ये। एक बस चलाने के चक्कर में कितनी बसें ख्वार हो रही हैं, यहाँ पे बर्बाद कर दिया हमारे मुल्क, खा गए हमारे मुल्क को। 3 जगहों पर जो है इसी 2 महीने के अंदर लाइन जो है वो फट चुकी है। इसका कौन जिम्मेदार है? पहले ही लोगों का कारोबार इस BRT मंसूबे की वजह से खराब है। जगह जगह जो है वो लोगों को परेशानी का सामना है, कारोबार डिस्टर्ब है। हसन स्क्वाड से लेके आगे सारा ट्रैफिक को बंद किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 दिन से पानी की लाइन पड़ी हुई है। खुदारा मेयर साहब। सो जी, ये हम लोग अपनी खबरें नहीं बता रहे, ये वो लोग हैं जो कराची में रहते हैं जहां पर इनको मसाइल का सामना है, पानी का। फिर उसके बाद BRT जिस मंसूबे का हमने बहुत ज़्यादा जिक्र सुना, उसके तहत पैदल गुजरगाहें जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, शहरी बेहद परेशान हैं। और कराची में रेड लाइन बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे के तहत यूनिवर्सिटी जो रोड है उसके हालात आपने देख लिए हैं, और 4 पैदल जो गुजरगाहें हैं उनको भी ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरियों को, खुसूसन तलबा जो है उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि वो ज़ाहिर है सड़क को क्रॉस करना होता है, जिस वजह से मुश्किलात पैदा होती हैं। और इन ब्रिजेस की अदम मौजूदगी से तलबा को अपनी जान खतरे में डालकर सड़क अबूर करना पड़ी है, जबकि बाज़ जगहों पर ब्रिजेस को काट कर अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे हादसात को भी ज़ाहिर हो से हादसात भी हो सकते हैं। और पहले ही जब हम हादसात के हवाले से इतनी ज़्यादा बात करें कि कराची तो ऑन इट्स पीक के इतने ज़्यादा वहाँ पर हादसात हो रहे हैं। और इलाका मकीनों का भी आपने शॉर्ट सुना कि वो क्या कह रहे हैं कि तलबा ने हुकूमत से भी मुतालबा किया है इन ब्रिजेस को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, क्योंकि शहरियों के टैक्स के पैसों से करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए ये पुल अचानक खत्म करने का कोई जवाब नहीं बनता। बिल्कुल ऐसी आपने प्रेसिडेंट पुल खत्म कर दिए तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आपकी रोड के ऊपर ट्रैफिक नहीं होगा? लोगों ने एक तो रोड से अपने आप को रोड क्रॉसिंग करनी है, ऊपर से वहां पे भी हादसात का खदशा हो जाएगा। जब वहां पे हादसात का खदशा होगा तो क्या आप लोगों के जो है साथ कैमरा लगाएंगे कि वो भी जाके हादसा से बच सके? अजीब गरीब सी खबरें। लेकिन जब भी हम किसी कराची के तर्जुमान को लेते हैं, सिंध हुकूमत के तर्जुमान को या फिर कराची से किसी शख्स को लेते हैं, वहाँ पे सब ठीक है। कराची वो कहते हैं कि बदल चुका है, 2020 वाला कराची और था, 2025 वाला और था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक पानी का पाइप 3-3 दफा फटता है, गैस की लाइंस में गैस नहीं आती, बिजली की लाइंस में बिजली नहीं आती। अब जो ब्रिजेस बाकी बचे हुए थे वो फॉर्चुनेटली उन्होंने खत्म कर दिए। खवातीन और हज़रात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज, जो कि थोड़ी सी दिल दहला देने वाली थी। ज़्यादातर खबरें ऐसी थी जो कि ख़राब हो रही हैं आवाम के लिए, लेकिन खैर हमने बयान करना है, आपके सामने पेश करनी है। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो खवातीन वज़ात। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा की सियासत की बात की जाए तो वहाँ पे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 2 साबिक वज़रा कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा को काबीना में शामिल करने का फैसला नहीं किया। इस फैसले पर बानी तहरीक इंसाफ की भी रजामंदी शामिल है, जिसने इस मामले को मजीद दिलचस्प बना दिया। ये फैसला सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई अंदरूनी इख्तलाफात कार फरमाएं? क्या खैबर पख्तूनख्वा में नई क़यादत को जगह देने का इक़दाम ये है या फिर कोई पसे पर्दा अवामिल है जिन पर बात करना अभी मुनासिब नहीं समझा जा रहा? खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त बहुत से मसाइल चल रहे हैं और इन्हीं मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमाद हसीन, तजिया निगार है, सीनियर सहाफ़ी हैं। वेलकम टू सर। हमाद साहब, जिस तरह से सबसे पहले अभी हमने जिक्र भी किया है कि 2 वज़रा को शामिल नहीं किया गया और माना जाता है कि वो सीनियर मेंबर हैं, तजुर्बाकार भी हैं, रहनुमा, तो इसके साथ साथ इमरान खान साहब को भी अली अमीन ने राज़ी कर लिया। क्या इनसाइड स्टोरी है? वाकई कुछ गड़बड़ है या फिर कोई अपने बंदे लाना चाहते हैं? ये दोनों वज़रा नहीं है, दोनों पेशावर से इलेक्शन लड़े थे, दोनों हार गए जी। ये 2 फरवरी 2024 के इलेक्शन में। कामरान बंगश साबिक वजीर इत्तलाआत है और तैमूर झगड़ा साबिक वजीर खजाना है। तैमूर झगड़ा के हवाले से तो करप्शन के कई इल्जामात हैं, खुसूसन हेल्थ कार्ड के हवाले से। फिर इमरान खान के जो कजन आए थे डॉक्टर बरकी,
उनके हेल्थ मिनिस्ट्री, उनके ये हेल्थ सेक्टर उनके पास था, तो उस वक्त भी बहुत सारे इल्जामात सामने आए थे। ताहम कामरान बंगश के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं है। ये दोनों जब हार गए थे तो इस हवाले से कहा जा रहा था कि चूंकि अली अमीन गंडापुर को बहैसियत वजीर आला आगे लाने का मंसूबा था और ये मंसूबा इमरान खान का नहीं किसी और का था, तो उसके मुकाबिल चूंकि तैमूर झगड़ा एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर थे मुस्तकबिल के वजीर आला की हैसियत से, क्योंकि तैमूर झगड़ा जो पुख्तून डायनेमिक्स को जानते हैं, पॉलिटिकल डायनेमिक्स को जानते हैं, वो उनको पता है कि तैमूर झगड़ा के चचा इफ्तिखार झगड़ा कई जमातों में रहे और हमेशा सूबाई वजीर हुआ करते थे। तैमूर झगड़ा की वालदा जो है वो गुलाम इसहाक खान की बेटी है और समर बिलौर जो बशीर बिलौर मरहूम की बेवा है, तो वो इनकी खालाजाद बहन है। तो तैमूर झगड़ा का ताल्लुक एक एलीट क्लास से है और वो एक वजीर आला के तौर पर एक मजबूत कैंडिडेट की हैसियत से मौजूद थे। तो बाज लोग कहते हैं कि उनको इसलिए हराया गया कि मुस्तकबिल में गंडापुर को वजीर आला बनना था। फिर जब गंडापुर चीफ मिनिस्टर बने तो उस वक्त भी मैंने उसके चीफ मिनिस्टर बनने के चंद दिनों बाद मैंने इस खबर को ब्रेक किया था कि गंडापुर के पसे पर्दा कुव्वतों से बहुत से राब्ते हैं। फिर वक्त के गुजरने के साथ साथ कई खबरें मैंने इस हवाले से दी थी और अब तो चूंकि इमरान खान और उनकी पार्टी और उनकी जमात जो है वो भी इस बात को मान रहे हैं कि गंडापुर इमरान खान से ज्यादा किसी और के वजीर आला है। ये जब 17 जनवरी का फैसला आया था तो उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि इन दोनों को बहैसियत मुशीर ले आए, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने मशाल यूसुफजई का भी कहा था, लेकिन गंडापुर ने अभी तक उस फैसले को नहीं माना है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने अली अमीन गंडापुर की पूरी स्टोरी सुनाई, फिर तैमूर झगड़ा का मामला है या फिर साबिक वज़राए, हम ने भी वही कहा था, लेकिन हमाद हसन साहब, क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी की बात कीजिए जो कि उनकी मेन स्ट्रेंथ है, क्या वहाँ पे सब अच्छा है? क्योंकि जुनैद अकबर को अब सदर बना दिया गया है, अली अमीन गंडापुर को उस तरह से पार्टी सदारत से हटा दिया गया, तो अब सारे मामला ठीक हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान की मकबूलियत इंतहाई ताकतवर है खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके मुकाबले की जमात इस वक्त पॉलिटिकल फील्ड में मौजूद नहीं है। उन्हें बहुत बड़ी हमायत हासिल है, मकबूलियत भी बहुत हासिल है। लेकिन इससे अलग जब तंजीमी एतबार से हम देखते हैं, पॉलिटिकल सियासी एतबार से हम देखते हैं, तो इमरान खान की जमात शदीद तरीन नाकामियों से दो चार है। उनकी गवर्नेंस इंतहाई खराब है, बहुत से मामलात पर उनकी गिरफ्त नहीं है। फाटा डिस्ट्रिक्ट खुसूसन जनूबी इजला में दहशतगर्दी उरूज पर है, थानों को ताले लगाए जाते हैं, पुलिस वाले बाहर निकल नहीं सकते, अगवा बराए तावान बहुत ज्यादा है। कल भी डेरा इस्माइल खान के साबिक तहसील नाजिम अगवा हुए थे और फिर कल वापस पहुंचे, तो उनकी गिरफ्त नहीं है हुकूमत पर भी और इंतजामी मामलात पर। करप्शन इंतहाई ज्यादा है और करप्शन में तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, हत्ता के चीफ मिनिस्टर हाउस तक भी मामलात जाते हैं। अभी हाल ही में दो दिन पहले गंदम स्कैंडल के एक और पोर्शन के हवाले से भी मैंने खबर दी थी कि मीना खान अफरीदी जो उनके मिनिस्टर हैं, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से आए थे, यंग मिनिस्टर है पेशावर से। अभी मैंने समर बेलोर की बात की तो उन्होंने समर बेलोर को शिकस्त दी थी पेशावर में, तो उनके फ्रंट में जलाल खान 38 करोड़ रुपए का एक और गबन सामने आए। तो ये एक मामूल है, मकबूलियत भी कायम है और नाकामी भी। अच्छा हमाद साहब, अब ये थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से अभी आप ये जिक्र तो कर रहे हैं, तैमूर झगड़ा साहब से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मुझे चुप ही रहने दें क्योंकि इसके पीछे जो इमरान खान साहब का मकसद है उसको नुकसान पहुंचेगा। एक तो इस हवाले से भी आपकी क्या इनसाइड है ये बताइएगा। दूसरा ये कि अभी आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले ही वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने 4 वज़रा को निकाला था उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर। अभी जो गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब हैं उन्होंने भी कह दिया है कि आपको वज़ीर आला को कहा है कि आपके पास 1 महीने की मोहलत है, आप अपनी कारकर्दगी को ठीक करें। इससे पहले भी कहा जा चुका है कि उनकी परफॉर्मेंस का ऑडिट होगा और गवर्नर राज की भी बातें हो रही हैं। क्या इस हवाले से कितनी सदाकत है? 4 वज़रा को निकाला था आपने? कौन से 4 वज़रा की बात की?
सर, अब से कुछ अरसा पहले, 1-2 मंथ पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी ही काबीना से 4 वज़रा को निकाला था उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर। नहीं, पोर्टफोलियो चेंज हुए, निकाला तो नहीं है। मतलब एक कासिम अली शाह हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके हवाले से करप्शन चार्जेस थे बहुत ज्यादा, फिर उनको सोशल वेलफेयर का महकमा दिया गया। अलबत्ता एक वजीर शकील खान जो मलकंड से हैं, उन्होंने रिजाइन किया था और उनके वो वही इख्तिलाफात थे कि वो और जुनैद अकबर एक ही इलाके से और दोनों का ग्रुप था अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, और वो ग्रुप अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी बात यह कि तैमूर झगड़ा जिस बात पर खामोश है, तो पता नहीं वो खामोश क्यों है, क्योंकि वहां पर 5वें नंबर पर जो था जलाल खान, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से है और जिन पर ये इल्जाम भी है कि वो पाकिस्तानी नहीं बल्कि अफगानी है जी, और ये टिकट उनको अमीर मकाम ने दिलवाया था। तो 5वें नंबर का बंदा इलेक्शन जीत गया था। यकीनन तैमूर झगड़ा अवामी आदमी नहीं है, उनकी इंटरेक्शन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है अपने वोटर्स के साथ, लेकिन फिर भी एक लहर तो थी, मकबूलियत की एक लहर तो, एक हवा तो चली थी। तो उसमें फिर पेशावर के पोश इलाके हैदराबाद से तैमूर झगड़ा कैसे हार गए, बहरहाल ये एक अहम सवाल है। लेकिन बाज अहम और साबिक वज़रा जो थे पीटीआई हुकूमत के, जिसमें तैमूर झगड़ा भी थे, कामरान बंगश भी थे, शांगला से शौकत यूसुफजई भी थे, बल्कि शौकत यूसुफजई ने तो एक इंटरव्यू में कहा भी कि जिन्होंने गारंटी देनी थी वो कामयाब हो गए और मैं गारंटी देने पर आमादा नहीं था, इसलिए मैं नाकाम हो गया। सो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट अमाद साहब के जो गारंटी देते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो गारंटी नहीं देते वो नाकाम हो जाते हैं। थैंक यू सो मच हो जाने का। समाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज़किया निगार सहाफ़ी, जो कि केपी के हालात से हमें आगाह कर रहे थे। मकबूलियत तो इमरान खान की है, लेकिन करप्शन इस वक्त सर चढ़ के बोल रही है। केपी के गवर्नमेंट की उन्होंने बात की और उनके ज़राए ये कह रहे हैं कि हर शख्स इस वक्त करप्शन में लथपथ है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अब मुल्की सियासत की बात करेंगे। हमारे साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो सुनते रहते हैं, आज हुकूमती बेंचों से हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार साहब, थैंक यू सो मच हो जाने का। सबसे पहले अपोजिशन अलायंस की बात करें। अगर अपोजिशन अलायंस इस वक्त बनने जा रहा है, कल उनकी एक मीटिंग भी थी, वो भी नहीं करने दी गई, प्रेशर भी नहीं करने दिया गया, लेकिन शायद खाकान अब्बासी हो गए, मौलाना फजलुर रहमान हो गए, ये अगर इमरान खान साहब के साथ चले गए तो हुकूमत के लिए तो मुश्किलात पैदा होंगी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हसनैन, थैंक यू गजल एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। देखिए, आपने जिस तरह सवाल किया ना कि जो अपोजिशन का कोई अलायंस बनने जा रहा है और 27 तारीख को शाहिद साहब उनकी मेजबानी कर रहे हैं, तो ये बेचारे 4 साल की हुकूमत रहती है तो कुछ तो करेंगे ना। ये हल्की फुल्की मौसीकी, ये बैकग्राउंड म्यूजिक, ये तो चलता रहेगा ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सोच ये है कि ये स्टॉक एक्सचेंज जो इमरान खान की हुकूमत में 22,000 पॉइंट्स पे था, आज वो 1.25 लाख पे पहुंच गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आपके ऑलमोस्ट जीरो हो गए थे, वो $17.5 अरब पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है। कल आपने देख लिया कि आज़रबाईजान जो है, तो वहाँ पर वजीर आजम ने, शहबाज शरीफ ने दौरा किया, $2 अरब की वहां से इन्वेस्टमेंट आ रही है। सऊदीया की इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी क्राउन किंग जो है वो तशरीफ ला रहे हैं, यूएई, कतर, बहुत सारे मुल्क यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। तो इन लोगों को तो यही फिक्र होती है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी की जो इत्तेहादी जमात है उनकी, इनके दौर में अगर इस तरह की तरक्की हो तो फिर ये छोटी छोटी जमातों को कौन पूछेगा। ये तो सारे गैर जरूरी थे और गैर जरूरी होकर रह जाएंगे। ये इररिलेवेंट हो चुके हैं और मजीद इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इनके इकट्ठे होने से कोई। इख्तियार साहब, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से अब हमने अलायंस के हवाले से तो बात कर ली, थोड़ा सा ये भी बताएं कि बड़ी खबर है एक और भी, वो ये है कि जुडिशल कमीशन के कहा जा रहा था, पीटीआई काफी अरसे से कह रही थी कि उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के वाकयात के ऊपर। फाइनली वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, तो क्या समझते हैं, क्या कॉमेंट करेंगे आप इस पर? देखिए, ये एक कानूनी मसला है। जो केस, जो मुकदमा अदालतों में सब जुडिस होता है, उस पर कोई
कमीशन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसकी कमीशन की जो रिपोर्ट होती है वो फिर अदालती फैसलों पर वो फिर उस पे बाइंडिंग हो जाती है और फिर अदालत की जो हैसियत है वो खत्म हो जाती है। तो या तो कमीशन पहले बनाया जाता है, या अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जाती है, जिस तरह भुट्टो केस पर कमीशन बनाया गया था और उसकी रिपोर्ट आ गई, इसकी नजरसानी हो गई, तो वो बात की बात है। पहले वाला जो ट्रेन जो थी पहली वाली वो इनसे छूट चुकी है और ये कानूनी तौर पर अब अच्छा मुमकिन इख्तियार साहब, नहीं जिस रहा। सूबे से आपका ताल्लुक है ना, तमाम तर नजरों का मरकज या फिर तमाम तर सियासत का मरकज भी वही सूबा है, क्योंकि पीटीआई वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वहाँ पे गवर्नर राज लगाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ऊपर से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने तो एक महीने की डेडलाइन दे दी है आपके सीएम केपीके को कि आप 1 महीने में अपने हालात ठीक कर लें, नहीं तो हम कुछ बड़ा फैसला करेंगे। इस तरह की बातें तो फिर सियासत में और खराबियां पैदा करेंगी। देखिए, जहां पर सूबे की बात करें तो वहां पर अमन और अमान के मामलात बहुत ज्यादा मखदूश हैं। इंतजामी मामलात जो है वो उससे ज्यादा गए गुजरे हैं। अस्पतालों की हालत अबतर हो चुकी है, थानों के मामलात ठीक नहीं है, पुलिस कल्चर जो है वो हमारा जो निज़ाम है वो बर्बाद होके रह गया है। स्कूलों का जो तालीम का निज़ाम है वो ख़त्म हो गया है। आप समझ लें कि बच्चे जो है वो खुली चारदीवारी, बगैर चारदीवारी के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, टाट पर बैठते हैं, पीने का पानी नहीं है। 34 यूनिवर्सिटियों में से 24 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर नहीं है। 18 यूनिवर्सिटियां बंद होने जा रही हैं मिसमैनेजमेंट और गलत एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। उसकी जायदादें नीलाम की जा रही हैं। तो ऐसे हालात में गवर्नर राज, हमने मुल्क को बचाना है, हमने सूबे को बचाना है। अगर कोई मैंडेट की बात हो तो मौका तो हमने दे दिया, हमने देख लिया कि ये लोग क्या करते हैं। आपने देखा कि असला लहराते हुए ये वफाक पर हमेशा हमलावर हुए हैं। जब 26 नवंबर को ये आ रहे थे इस्लामाबाद तो 120 से ज्यादा लोग फौत हो चुके थे, कत्ल और शहीद कर दिए गए थे खुर्रम में। ये उनकी लाशों पर पैर रखते हुए, रोनते हुए इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे। तो ऐसे हालात में फिर हमने जमहूरियत को क्या करना है, मुल्क को बचाना है या फिर इनके मैंडेट को देखेंगे। तो मेरे ख्याल में जमहूरियत में ये एक आईन और दस्तूर में जो गवर्नर राज है ये एक बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है। लेकिन बट इफ वी हैव लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू इम्पोज गवर्नर रूल, तो अगर मजबूरी हुई तो फिर तो इख्तियार वली साहब, अच्छा अब मेरा सुमाना सा सवाल आपसे ये है कि आप कैसे मवाजना करेंगे पंजाब और केपी का वाह इन सारी सूरत हाल के बाद? दोनों का, मरियम नवाज हुकूमत और फिर गंडापुर हुकूमत, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये ऐसा ही है कि जैसे हम संगतरों का और सेब का आपस में कोई तकाबला कर रहे हैं, कोई कंपटीशन कर रहे हैं। देयर इज डोंट कंपेयर ऑरेंजेस विद द एप्पल्स, इस तरह हो नहीं सकता। खैबर पख्तूनख्वा एक बदकिस्मत सूबा है, बदबख्ती है कि तीसरी असम्बली ऐसी बन गई और ऐसे शुत्र बेमहार लोगों के हाथ में हुकूमतें आ गई हैं कि जिनको ना एडमिनिस्ट्रेशन की कोई समझ बूझ है, ना वो जमहूरियत समझते हैं, ना वो सूबे की जिम्मेदारियों से आशना है, ना उनके कांधों पे कौम ने अगर कोई बोझ रखा भी है तो उससे वो आशना है। कोई विजन नहीं है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, सड़क, पुल, ज़राअत में कोई इनकलाबी इक़दाम, नथिंग, कुछ भी नहीं। झूठे बयान, झूठी बातें। 1 अरब दरख्त आधे भी दिखा दें तो मैं आपको दोबारा टीवी पे दिखाई ना दूं। 350 डैमों में मुझे आप सिर्फ 10 डैम ही दिखा दें, मैं आपको कभी सियासत में ही दिखाई ना दूं। ये बोलते होते थे कि जी हमने BRT 10-15 अरब में बनानी है, वो 160 अरब पे पहुंच चुकी है। कौन खा गया इतने पैसे? ये सूबा जब इनके पल्ले चढ़ा था, इनके हत्ते, तो उस वक्त इस पे टोटल 30 अरब रुपए का कर्जा नहीं था। आज ये सूबा 2000 अरब का मकरूज हो चुका है। बावजूद इसके कि सूबे की बहुत बड़ी इनकम है, विफाक से इसको स्ट्रेट ट्रांसफर हर महीने मिलती हैं, लेकिन सूबा है कि दिन ब दिन लागर और कमजोर होता जा रहा है। पंजाब में देखें तो वहां पर इलेक्ट्रिक बाइक्स, फ्यूल बाइक्स, लैपटॉप, डॉक्टर ऑन व्हील्स, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, धीर आनी, बच्चियों को जहेज, स्कॉलरशिप स्कीम्स,
नई यूनिवर्सिटियां, IT यूनिवर्सिटियां, हॉस्पिटल्स, क्या कुछ नहीं हो रहा। पंजाबियों खुशकिस्मत हो कि कोई ऐसी जमात और कुछ ऐसी लीडरशिप आपके यहाँ पैदा हुए जिनको जो कुछ आपकी कर रही है। मुस्तकबिल की फिक्र है। वरना खैबर पख्तूनख्वा को ही देख लो कि आज हम पंजाब से तो क्या, हम तो बलूचिस्तान से भी पीछे हैं, सिंध से भी पीछे हैं, कश्मीर से भी पीछे हैं। मेरे ख्याल में तनज़्ज़ुली इख्तियार वली खान साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन आज़ाद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि मुल्की सियासत की बात कर रहे थे, पंजाब वालों को मवाज़ना खुशकिस्मत कह वैसे उन्होंने रहे अच्छा सा थे। कर और आपको पसंद आया? हाँ, मुझे अच्छा लगा। चले जी, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एक मायूस कुन तजुर्बा साबित हुई, जहां कौमी टीम मुसलसल शिकस्तों के बाद इवेंट से बाहर हो गई है। और न्यूजीलैंड की अगर बात करें, न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ मैचेस में नाकिस कारकर्दगी के बाद अब टीम में बड़ी तब्दीलियों की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अबूरी हेड कोच आकिब जावेद को मजीद मौका ना देने का भी इम्कान है, जबकि सिलेक्शन कमेटी को भी फारिग किए जाने पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा सीनियर खिलाड़ियों की जगह नौजवान खिलाड़ियों की उनको मौका दिया जा सकता है, ये बातें भी हो रही हैं। और ये तमाम तर सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल पर कई सवालात मजीद भी खड़े कर रही है। क्या मैनेजमेंट और टीम में तब्दीलियां ज़रूरी हैं, और क्या इन इक़दामात से कौमी टीम की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है, या फिर नहीं, या फिर सिर्फ बातें ही हैं? बिल्कुल ऐसे है। इन तमाम तर इशूज़ बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद है। शोएब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो तब्दीलियों के हवाले से बात की जाए, इस्तीफों के हवाले से बात की जाए, तो मैनेजमेंट लेवल पे और फिर टीम लेवल पे जो लोग पिछले 5-6 साल से स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, क्या इस दफ़ा उनको रेस्ट दी जाएगी? मेरे पास मुस्ताहब के अलावा या कहकर लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है आपको बताने के लिए। बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक मुनाफिकों का टोला है। क्रिकेट बोर्ड में ब्यूरोक्रेसी हो, वहां के प्लेयर्स हो, वहां के ऑफिशियल्स हो, एक से बढ़ के एक मुनाफिक है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लफ्ज कहना पड़ रहा है, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिखाते कुछ है, वो क्या है, कवाकिब नजर आते हैं, कुछ होते हैं कुछ। इनके यहाँ भी यही मामला है, और इन्होंने इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट का तमाशा बना दिया है कि आज कौम जो है वो दर्द से बिलबिला रही है, चीखें मार रही है, धाड़े मार रही है, लेकिन किसी को रहम नहीं आ रहा। अब क्या किया जा रहा है कि मंजर बेचने के लिए, फेस सेविंग के लिए कुछ जो है वो इकदाम करने जा रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड हमारी क्लास के मुताबिक जो है वो चेयर तब्दील हो रही है, इधर से उठा के इधर रखा जा रहा है, इधर से उठा के उधर रखा जा रहा है। 9 मार्च को आपकी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होनी है, और 16 मार्च को अगर मैं गलत नहीं तो आपको पहला T20 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में जाके खेलना है। तो इसलिए पाकिस्तान को अब जल्दी है कि जल्द से जल्द जो है वो टीम का ऐलान करना है, यानी कि 9 मार्च को अगर चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो रही है, इनको उससे पहले टीम का ऐलान करना है, क्योंकि लॉजिस्टिक के मामला हैं, सारे मामला हैं कि किसने जाना है। तो यहाँ पे अब फेस सेविंग के लिए किया जा रहा है कि कुछ सीनियर खिलाड़ियों को जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है, और उधर दूसरी जानिब जो है वो बड़ी घुमसान की जंग होने वाली है। जो मेरी इत्तलात है कि सीनियर की उन्होंने भी अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। उन्होंने कहा जी अगर क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा कुछ किया तो फिर हम भी उनको आड़े हाथे लेंगे। तो जो प्लेयर्स के हवारी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। कुछ फॉर्मर क्रिकेटर से भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने, मैं आपको बड़ी मुसद्दिका ज़राए से ये बात बता रहा हूँ कि बावसूद उससे बता रहा हूँ कि कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने साबिक क्रिकेटर से खदमात जो है ना लेने की वो किया, राब्ते किए हैं कि जी देखें हमारे साथ गलत हो रहा है। जिसमें सबसे बड़े सियासी शहीद जो है वो बाबर आजम बनेंगे कि जी उनको उनके तीसरे नंबर पे धकेल दिया गया, उनके पास ज्यादती हुई। और फिर ये कहा जा रहा है कि T20 फॉर्मेट जो है ना वर्ल्ड कप है 2026 था, लिहाजा रिजवान और बाबर की जोड़ी जो है ना इसको ना हिलाया जाएगा। इसको हिलाया गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी, और पाकिस्तान के जो पेसर फिट रहे हैं वो 4 बॉलर के बड़े महान बॉलर हैं, उनको ना हिलाया जाए। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक तो बन गया प्लेयर्स का। अब इधर क्रिकेट बोर्ड का मामला ये है कि क्रिकेट बोर्ड की जो लान तान हो रही है पूरे पाकिस्तान में, तो उन्होंने ये फेस सेविंग के लिए किया है कि पहला नजला तो गिराना है जी सिलेक्शन कमेटी के। जी सिलेक्शन कमेटी को उठाएं, उनके ओहदे तब्दील किए जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां तब्दील की जा रही है, वहां पे नए सिलेक्टर्स को लाया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये सारा मामला हो रहा है। उधर क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद बड़ी मुश्किल में है कि खिलाड़ियों का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, अगर उसने आके एक स्टेटमेंट दे दी है, उन्होंने जो अपना प्रेशर बिल्डिंग करनी है वो जैसी। अच्छा ये बता दूं मैं आपको, जो सीनियर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, बन चुका है ऑलरेडी। इनकी तवज्जो बांग्लादेश के मैच पे नहीं है, इनकी तवज्जो है कि हमें टीम से बाहर ना निकाला जाए। उनको ये फन आता है कि सियासी असर और रसूख कैसे इस्तेमाल करना है, सियासी दबाव कैसे इस्तेमाल करना है। उनको ये असर और रसूख आता है कि ताकतवर तरीन जो हल्के हैं उनसे सपोर्ट कैसे लेके आनी है। उनको ये
आता है कि सोशल मीडिया पे कंपेनें कैसे चलानी है कि एकदम नैरेटिव तब्दील हो जाए। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत ज्यादा तगड़ी पोजीशन में, कहते हैं ना आसीने, उन्होंने आसीने चढ़ा ली और कह रहे हैं आज भी मैदान में हम देखते हैं। तो आने वाले दिन पाकिस्तान क्रिकेट का तमाशा मजीद चलेगा। सही, लेकिन जट साहब अभी आपने बात की अपने सवाल के जवाब में, आप कह रहे थे कि सीनियर्स को आड़े, तो सीनियर किस तरह से आड़े हाथों लेंगे बोर्ड को? आपको बताया तो है कि वो मुहिमें चलवाएंगे, वो कहेंगे कि जी ज्यादती की गई है। तो पहली बात ये है कि कप्तान जो है उसके हवाले पहले तो ये खबरें चला रहे हैं कि कप्तान की मर्जी का स्क्वाड नहीं था, हालांकि सिर्फ एक खिलाड़ी, वो जो एक खिलाड़ी फहीम अशरफ है, वो अगर कप्तान की मर्जी का नहीं था तो उसको चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सा मैच आपने खिला दिया? क्या आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाया? क्या आपने बांग्लादेश के इंडिया के खिलाफ खिलाया? तो जवाब मिलेगा नहीं। जब वो खेला ही नहीं तो वो कैसे कसूरवार हो गया? ठीक है, एक उन्होंने ये एक मुद्दा पेश किया, एक ये कर रहे हैं कि बाबर जो नंबर 3 का बैटर है उसको आपने नंबर 1 पे यानी कि ओपनर नंबर 2 पे दिया, ओपनर भिजवा के इतना बड़ा गुनाह अजीम कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। वो इन दो चीजों के पीछे छुप रहे हैं। तीसरा वो कह रहे हैं कि हमारी तो स्ट्रेंथ जो थी वो फखर जमान था। ये इतना पाकिस्तान कौम को बेवकूफ बना रहे हैं कि अगर फखर जमान आपकी स्ट्रेंथ थी तो जब न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे फखर जमान नहीं था, जब 2 साल से फखर जमान को आप ओडीआई क्रिकेट में साथ लेके नहीं चल रहे थे, तब आपके मुंह पे टेप क्यों लगी हुई थी? तब आपने मुंह पे ताले क्यों लगाए हुए थे? अब आप ये मंजन बेचने जा रहे हैं कि जी फखर जमान हमारी स्ट्रेंथ थी, फखर जमान स्ट्रेंथ थी तो उसको साथ लेके चलते हैं। दूसरा इनके पास एक्सक्यूज है कि जी साइम अयूब जो है वो इंजर्ड हो गया। यार गॉड से क्या ऑस्ट्रेलिया के पैटम इंजर्ड नहीं हुआ? इंडिया का बुमराह इंजर्ड नहीं हुआ? टीमों के बड़े बड़े खिलाड़ी इंजर्ड हो गए, आप जो है ना एक साइम अयूब के पीछे अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। शेम ऑन यू। अच्छा शुएब साहब, आपने बात की फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो इस फॉरवर्ड ब्लॉक में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ये सब शामिल हैं। और इस फॉरवर्ड ब्लॉक देखिए शाहीन शाह अफरीदी के और फॉरवर्ड ब्लॉक के रास्ते बहुत पहले से अलग हो चुके हैं, वो रास्ते जुदा हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि बहुत सारी चीजें अभी मैं उन पे प्रोब कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मैं एग्जैक्टली नाम बताता, लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि फॉरवर्ड ब्लॉक में शाहीन शाह अफरीदी शामिल नहीं है। ठीक हो गया, शाहीन शाह अफरीदी शामिल नहीं है। लेकिन अब मुझे ये भी तो बताइए कि फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बन गया तो इसमें बोर्ड जीतेगा या फिर खिलाड़ी जीतेंगे? किसकी अल्टीमेटली जीत होगी और कौन से खिलाड़ियों को फिर रेस्ट मिलेगी? देखिए इस बार मामला क्या है, पहले इन्होंने ज़का अशरफ को खा लिया इस फॉरवर्ड ब्लॉक में, ठीक है, क्योंकि ये ताकतवर थे। इन्होंने खा लिया नजम सेठी को क्योंकि ये ताकतवर थे। नजम सेठी ने कोशिश की थी किंग एंड कंपनी की छुट्टी कराने की, शाहिद अफरीदी को चीफ सेलेक्टर बनाया था और उसके बाद देखें नजम सेठी जी ने फिर ज़का अशरफ आए। ज़का अशरफ को समझ आ गया कि भाई खराबी इनमें है, किंग एंड कंपनी में। उसने किंग एंड कंपनी को दिमाग लगाने की कोशिश की, ये ज़का अशरफ को भी खा गए। अब जो चेयरमैन है वो इनके पास जहां से सपोर्ट है उसके बाद वहीं से सपोर्ट है। प्रॉब्लम यह है कि पर्ची किसकी बड़ी है, सपोर्ट किसकी ज्यादा ताकत है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से इस बार कहना, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। जरा मैदान सजने दें, सर्कस लगने दें, तमाशा बनने दें, उसके बाद हम आपको अंदर की खबरें लाके बताएंगे कि क्या मामला चल रहा है। फिलहाल ये है कि आने वाले दिनों में तमाशे बड़े लगेंगे। सही बात। जट साहब मुझे अब ये आप बात बताएं, बहुत सारी बातें, जितने सवाल उतने जवाब, या फिर जितने मुंह उतनी बातें, हमने सब बातें कर ली कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। आप क्या समझते हैं? हमेशा से हम यही बात करते आ रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी ठीक नहीं, इंजर्ड हो जाते हैं, फिटनेस के मसाइल हैं। किस तरह का टैलेंट अब हमें चाहिए इस दौर में, और आगे किस तरह का टैलेंट चल सकता है? गलत मामला ये है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। ये इतना झूठा प्रोपेगेंडा किया गया 2019 में एहसान मानी के दौर में, जो वसीम खान लोग आए थे उनके दौर से लेके जो है ना, सिर्फ एक ज़का अशरफ का दौर निकाल दें, थोड़ा सा नजम सेठी का टेन्योर निकाल दें, बाकी सारे टेन्योर में ये मंजन बिछा गया कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया है। टैलेंट इतना है कि इस पाकिस्तान की टीम को जो इन्होंने बना के रखी हुई है, इसको आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीमों से लड़वा देंगे, डोमेस्टिक टीमें इनको हरवा देंगी। टैलेंट बहुत है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके चलना है, सबसे पहले इनकी एजेंट गर्दी खत्म करानी होगी। ये एजेंट गर्दी ने पाकिस्तान क्रिकेट को यरगमाल बना रखा है। उसके बाद फ्रेंचाइज क्रिकेट को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। और तीसरे नंबर इनके सोशल मीडिया की जितनी जाली कैंपेनें हैं, जितने इनके हवाली हैं, जो इनके जो है वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं, उन सबको एक दायरे में लाना पड़ेगा, फिर जाके पाकिस्तान क्रिकेट पनपेगी। अगर ये ना जिन आपने बोतल में डाले तो फिर जितना भी आप टैलेंट लेकर आएंगे, ये उस टैलेंट को पनपने ही नहीं देंगे, बढ़ने ही नहीं देंगे, ये उसको जो है वो उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, नुकसान पाकिस्तान का होगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट साहब मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे कि किस तरह से एक तमाशा होगा बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम इस खुसूसी सेगमेंट में बात करने वाले हैं। अक्सर हमने देखा है कि कुछ बच्चे हो जाएं, इवन दैट के बड़ी एज के लोग भी, जिनके मुंह से थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है, जो ऑफिस गोइंग होते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, या फिर डिफरेंट गैदरिंग में बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सांस की बू आना। और अक्सर लोग तो ये शिकायत करते हैं कि शायद मतलब आपको पता है कि जब रोज़े होते हैं तब भी आती है, लेकिन वो एक अलग फैक्टर आ जाता है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मुंह से जो बदबू आती है उसकी असल वजह है क्या? क्या कोई हमारी डाइट का मसला होता है या फिर ये फितरी अमल है? और सबसे बड़ा मसला ये कि हम इसको रोक कैसे कर सकते हैं, किस तरह की क्या ट्रीटमेंट्स करवाना लाजमी है, क्या जो घर में ख़वातीन यूज़ करती हैं कुछ घरेलू टोटके, उनसे इसकी निजात मुमकिन है? ये तमाम तर छोटे छोटे सवालात हैं जो आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उरूज, जो कि डेंटिस्ट भी हैं। उनसे रमज़ान के हवाले से भी पूछेंगे और फिर ये स्मेल जिसकी जिक्र गज़ल कर रही है उसके हवाले से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हो जानेगा। सबसे पहले तो रमज़ान का तो इन्होंने जिक्र किया। अच्छा, रमज़ान में भी जो आपके मुंह से स्मेल आती है वो सब लोगों के नहीं आती, कुछ की आती है, कुछ के नहीं आती। उसकी रीजंस क्या हैं? वैसे तो ये स्मेल नबी अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद है, हम उसको बिल्कुल नापसंदगी की निगाह से तो अब नहीं देख सकते, लेकिन इसकी रीजंस क्या होती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं स्मेल क्या होती है, क्यों हमारे बॉडी में हर टाइम बैक्टीरियाज मौजूद है। और अगर वो बैक्टीरिया बहुत वर्स केस में हो जाए, जो हमारे मुंह के अंदर हो, तो वो उससे स्मेल आ सकती है। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली माउथ वॉशेस और अब टूथपेस्ट, और उनको प्रॉपर आइडिया नहीं होता कि किस तरह करना है, अगर कर भी रहे हैं तो। और माउथ की स्मेल का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो गट हेल्थ भी है। बहुत सारे लोग जिनका कहा जाता है कि मैदा ठीक नहीं है, और अगर मैदे का कोई भी इशू हो तो सबसे पहले जो डेंटिस्ट है वो भी ये कहते हैं कि आप किसी गैस्ट्रो को दिखाएं, और उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होता है। माउथ वॉशेस, और इस टाइम मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट भी आ गए हैं जिनकी वजह से हम स्मेल से बेहतर कर सकते हैं उसको। उसका सबसे बेहतर तरीका, लोगों को ये भी नहीं पता कि टूथ ब्रश या टूथपेस्ट कौन सा लेना है और कितने टाइम के लिए करना है और किन औकात में करना है। टूथ ब्रश या टूथपेस्ट आपने किस टाइम पे करना है? आपने रात को सोने से पहले करना है, और सुबह में लोग फ़ौरन कर रहे होते हैं, वो सही तरीका नहीं है। आप सुबह में बेशक सिर्फ रिंस कर लें और माउथ वॉश यूज़ करें, और उसके बाद जब आपने ब्रेकफास्ट कर लेना है और फिर आपने काम पे जाना है, तो वो एक लंबा गैप होता है, और उस टाइम पे आप माउथ वॉश और प्रॉपर टूथ ब्रश करके और फिर आप अपने काम पे जाएं। लेकिन डॉक्टर रूज, यहाँ पे मसला ये है कि कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि हम नाश्ते से पहले कर लें टूथ ब्रश, नाश्ते के बाद ना किया जाए। बिल्कुल, तो उसकी दो दफ़ा भी कर सकते हैं? 2 दफ़ा दैट बेसिकली बहुत ज़्यादा भी ब्रशिंग हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली वो इरोड कर रहा होता है हमारे एनेमल को। सो आइडियली यही होता है कि हम 2 टाइम्स अ डे रिकमेंड करते हैं, इससे ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। और उसका भी एक प्रॉपर तरीका है कि आपने सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, और ब्रिसल्स आपके बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, और आप अच्छा मेडिकेटेड जो भी आपका डेंटिस्ट आपको रिकमेंड कर रहा है, बिकॉज इस टाइम मार्केट में ब्लीडिंग गम्स के लिए एक अलग तरह का टूथब्रश है, टूथपेस्ट है। और एक बहुत बड़ी वजह जो मुंह से स्मेल आने की है वो ये भी है कि लोग प्रॉपर डेंटिस्ट को चेकअप नहीं कराते। वो अपना ब्रशिंग तो कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत हार्ड मटेरियल होता है कैलकुलस, जो हमारे दांतों के ऊपर जम जाता है, और वो प्रॉपर ब्रशिंग से नहीं उतरता। वो जब तक आप प्रॉपर स्केलिंग पॉलिशिंग नहीं कराते तो वो आपके स्मेल आती रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना once a year एटलीस्ट आप डेंटल चेकअप कराएं, और अगर कोई भी ऐसा इशू है तो वो डेंटिस्ट आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। और डॉक्टर साहब, ये जो दांतों की सफाई की आपने बात की, ठीक है, वो तो समझ गए, लेकिन ये बताइएगा कि ये सिर्फ दांतों का ही मसला होता है स्मेल आना? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके स्टमक में कुछ खराबी थी, इस वजह से भी स्मेल आती है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टमक के इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रही होती और वो स्मेल आ रही होती है। तो हम उसको प्रॉपर चेकअप करने के लिए हर इंडिविजुअल की एक अलग रीज़न और कॉज हो सकती है। जो मैंने आपको दांतों की सफाई की बात की, जो कैलकुलस होता है, अब ये कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं कि अपनी 50s में 60s में जाके फिर वो एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास गए, और कैलकुलस इतना ज़्यादा हो गया तो कि स्मेल भी आ रही है और स्मोकिंग भी चल रही है और ब्लीडिंग गम्स भी है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो एटलीस्ट एक हाइजीन जो है, ओरल हाइजीन, इसके बारे में भी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है पाकिस्तान में, बिकॉज लोग प्रॉपर, एक तो ये कि डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, बहुत सारी क्वैकरी है यहाँ पे, और इसके अलावा ये कि एटलीस्ट अगर आप एक चेकअप करवा लें तो आप इन फ्यूचर जो आपको एक्सट्रैक्शन करवानी पड़ती है और वो उन चीज़ों से आप बच सकते हैं। इससे पहले कि गज़ल आप सवाल करें, मैं नंबर भी अनाउंस कर देता हूँ। अगर आपको कुछ सवाल है, मैडम यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मौजूद है, आप कर सकते हैं 051-890
10080512624946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। दांतों के मसाइल वैसे हर शख्स को ही होते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग हमें सुन रहे होंगे, तो अगर आपका कोई अनोखा मसला है वो जरूर डिस्कस करें डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर अरूज, मुझे ये बताएं कि मैंने अक्सर सुना है कि लोग ये भी बात करते हैं कि शायद स्लीपिंग भी एक कॉज है कि आपकी मुंह से स्मेल आती है या फिर आपकी डाइट प्लान ठीक नहीं है, तो क्या ये भी इशू है? बिल्कुल। जब हम रात को ब्रशिंग करने का इसीलिए कहा जाता है या रिंस करने का, क्योंकि हम रात को, आपको पता है, मीठा और लेट नाइट आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग खाना खाते हैं और बगैर ब्रश किए हम सो जाते हैं। हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, वो पूरी रात ये करते हैं कि वो एक तो खाने के ऊपर अटैक कर रहे हैं और फिर वो एसिड रिलीज करते हैं। वो एसिड जो है वो हमारे दांतों में केरीज कॉज करता है, या हम उसको आम ज़बान में कीड़ा कहते हैं। वो कोई ऐसा कीड़ा नहीं होता, या वो ब्लैक होल्स जो होते हैं वो उन एसिड की कॉजेज होते हैं कि एसिड जो है वो इतना हार्ड स्ट्रक्चर है हमारा एनेमल का, उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसकी बहुत बड़ी वजह ये कि ऑब्वियसली सुबह जब इतना एसिड भी होगा और जो दांतों के ऊपर एक प्लाक लेयर होती है जो बन जाती है, उसकी वजह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि सुबह आप रिंस करें और प्रॉपर्ली ज़्यादा गैप जो हमारा ब्रेकफास्ट और हमारे काम के दरमियान, मतलब लंच आवर्स तक होता है, तो उसमें भी ब्रशिंग रिकमेंडेड इसीलिए ताकि बहुत ज़्यादा देर के लिए बैक्टीरिया हमारे टीथ में ना रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जी बता रही थी आप। एक और बड़ी वजह मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बॉटल फीडिंग मदर्स करती हैं कि रात को फीडर दे के छोड़ दिया बच्चों को, और आजकल इसीलिए केरीज बहुत ज़्यादा हो गई है बच्चों में, क्योंकि वो रात को जो दूध है वो लगा रहता है दांतों में और फिर सुबह तक वो जो बैक्टीरिया है वो प्रॉपर केरीज कॉज कर चुके होते हैं। तो आजकल हमने ये देखा है कि मदर्स में ये हम अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि आप अगर रात को बॉटल फीडिंग करें तो उसके बाद एटलीस्ट जो भी एज है बच्चे की, आप रिंस जरूर करवाएं, तो वो बहुत जरूरी है। मिसवाक कितना इम्पोर्टेंट है अगर मिसवाक कोई शख्स ब्रश नहीं करना चाहता? जी बिल्कुल, मिसवाक बिल्कुल सुन्नत है, और अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी भी है। आज पाकिस्तान में ये भी आपको पता है कि प्रॉपर चीज़ हम देख तो लेते हैं, या कि कोई कर रहे हैं तो हम अडेप्ट कर लेते हैं। मिसवाक पे एक चीज़ जो बहुत लोग गलत कर रहे होते हैं वो ये होता है कि हम अपने गम्स को बहुत हार्शली ऊपर की तरफ कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ दांतों के ऊपर मिसवाक नहीं करते, हम अपने गम्स को भी डैमेज कर देते हैं। तो मिसवाक में ये कि एक तो आप प्रॉपर देखें कि आप कौन सी मिसवाक यूज़ करें और उसको सर्कुलर मोशंस में सिर्फ टीथ के ऊपर मुझे करें। रोज आखिर में ये बताएं कि जो बच्चों को मैंने अक्सर देखा है येलोइशपन बहुत ज़्यादा आ जाता है दांतों पर, तो वो उसको ख़त्म करने का क्या तरीका है? येलोइश जो दांत होते हैं उसकी सबसे बड़ी कॉजेज़ जो होती है हमारी कोल्ड ड्रिंक्स है, और चाय, कॉफ़ी, हम ये सब चीज़ें, और स्पेशल में आपने देखा होगा कि वो वाली कैंडीज़ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेनिंग है, जो आजकल बहुत कॉमन है, जेलीज़ है डिफरेंट तरह की, तो उनमें ये होता है कि वो एक आर्टिफिशियल स्टेन डला हुआ है और वही चीज़ जो है वो आपके दांतों में जा रही है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो बच्चों में शुरू से ही आप उनको ये आदत डालें कि जो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। ऑब्वियसली अगर इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। आमना हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। आमना, वेलकम टू सुबह की सोच, जल्दी से अपना सवाल कीजिएगा। थैंक यू। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि मेरी बेटी 2 इयर्स की हो गई है और उसके अभी तक सिर्फ 6 टीथ है, तो इज दैट कंसर्निंग, या बच्चे एज के मतलब वो आगे निकाल ले? 2 इयर्स 6 टीथ। वैसे तो ये कि बच्चों में एक पैटर्न जो होता है वो ये बिल्कुल नॉर्मल है कि इतने टीथ हों। डिफरेंट एज ग्रुप पे हमें एक एज गैप देते हैं कि इस एज तक अगर इतने टीथ हैं तो ये नॉर्मल है। ऑब्वियसली हर बच्चे में डेवलपमेंटल चेंजेस डिफरेंट होती हैं और हर बच्चे में डिफरेंट टाइम पे टीथ आ रहे होते हैं। कभी कभार ये जेनेटिक भी होता है, अगर पेरेंट्स के लेट आए हैं तो बच्चों के भी लेट आते हैं, लेकिन ये कंसर्निंग तब होता है जब आपका बच्चा 3 इयर्स तक हो गया है और उसके कम टीथ है, तो हम 3 इयर्स तक वेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे। चलिए जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर रूज हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपसे कुछ और मेहमानों की मुलाकात करवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज मैंने गज़ल के बहुत सारे इम्तिहानात लेने। गज़ल, कभी आपने आंखों में पट्टी बांध के खाना खाया? आंखों में पट्टी नहीं, मुझे तो लाइट भी बंद हो जाए तो कुछ भी नजर नहीं आता और मैं खाना खा ही नहीं सकती। पता कैसे चलेगा क्या खा रही हूं? आपने आंखों में पट्टी बांध के खाना बनाया? नहीं, किचन में गई? बनाने वाले फैक्टर से तो मैं बहुत दूर हूँ। अच्छा, ना आपने बनाया ना आपने खाया? ना।
चलें फिर ये सेगमेंट स्टार्ट कीजिए। आज आपको एक ऐसे ही मेहमान से मुलाकात करवाते हैं। बिल्कुल, खाने पीने के नित नए डिज़ाइन तो हमने देखे हैं। अक्सर हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो मज़ेदार खाने बनाते हैं, लेकिन क्या कभी जैसे हसनैन ने मुझसे पूछा कि मुकम्मल अंधेरे में हमने खाना खाया है या फिर उसका तजुर्बा भी किया है? भी नहीं खाया। एग्जैक्टली, तो उसका जवाब, हाँ बिल्कुल, तो उसका जवाब 100 में से मुझे लगता है कि 99 या 98% लोग ऐसे होंगे जिनके पास नहीं का जवाब होगा। लेकिन हमारे पास एक ऐसे गेस्ट मौजूद है, अली खान जिनका नाम है, और उनकी बहन, जिन्होंने बसारत से महरूमी को अपनी माजूरी नहीं बनाया बल्कि उन्होंने एक हथियार बना लिया उसको और नए अज़्म अपना रखा। एक नई स्ट्रेटजी के साथ वो आगे आए, कराची में एक नया रेस्टोरेंट बनाया, उन्होंने मुतारिफ कराया जहां खाने के दौरान आपको आंखों पर काली पट्टी बांधनी पड़ती है। ये डाइनिंग इन डार्क का एक मुनफरिद कॉन्सेप्ट है जो आलमी सतह पर मकबूल भी है, लेकिन पाकिस्तान में इसे मजीद खास इसलिए बनाया गया है कि यहाँ के शेफ भी बसारत से महरूम है। हसनैन, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये आइडिया आया कैसे? क्या लोगों को ये तजुर्बा पसंद आ रहा है या फिर नहीं? और क्या वाकई ये रेस्टोरेंट सिर्फ खाने के बजाय एहसास और शऊर उजागर करने का जरिया भी बन रहा है? ये तमाम तर सवालात हैं। बिल्कुल ऐसे ही इन तमाम तर सवालात के जवाबात देने के लिए अली खान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कराची से। अली, थैंक यू सो मच हो जाएगा। अली खान तरीन, वैसे इनसे इनका नाम जब सुनते हैं तो हमें जहांगीर खान तरीन का बेटा याद आ जाता है। अली, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डाइनिंग इन डार्क ये एक मुनफरिद सा तजुर्बा था, ये इससे पहले पूरी दुनिया में कहीं हो रहा है या इसका इनिशिएटिव ही आपने स्टार्ट किया? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल, डाइनिंग इन द डार्क एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है जो दुनिया भर में हो रहा है, और बहुत से डार्क कैफे, डार्क रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे लोगों को इनवाइट किया जाता है और एक मुकम्मल डार्कनेस में जो है वो खाना सर्व किया जाता है। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं और आज से चंद साल पहले जी तौर पे इसको एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट ये था कि हम चाहते थे कि डिसेबिलिटी की अवेयरनेस, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ब्लाइंड लोग के हवाले से अवेयरनेस की जाए, तो उसका कोई मुनफरिद तरीका लेके आना चाहते थे। सो वी केम अप विद दिस आइडिया, और हमने कहा कि क्यों ना हम लोगों को कुछ देर के लिए विजुअली इम्पेयर्ड कर दें, ब्लाइंड कर दें, ताकि वो चैलेंजेस ज़्यादा अच्छे तरीके से फर्स्ट हैंड नॉलेज के जरिए हासिल कर सकें। तो इसमें मेरा साथ दिया मेरी बहन ने, जो कि पाकिस्तान की पहली विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड शेफ भी हैं। वो पैशनेटिंग के हवाले से तो हमने कहा कि चलें, जो डाइनिंग इन द डार्क हो रहा है फिजा, क्यों ना हम डाइनिंग इन द डार्क तो करें, लेकिन इसको यूनिक इस तरीके से बनाएं कि जो खाना हम बनाएं या खाना जो हम सर्व करें वो ब्लाइंड शेफ ने बनाया। तो बस फिर वहां से ये आइडिया हमने शुरू किया, और जब हमने लोगों को बताया डाइनिंग इन द डार्क में कि ये खाना जो आप खा रहे हैं वो ब्लाइंड शेफ्स ने बनाया है, तो वो बहुत ज़्यादा इस पे मुतासिर भी हुए और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया। और दैट इज़ वाई फिर हमने ये हमें मोटिवेट किया कि हम अपने एक प्रॉपर वेंचर इनिशिएट करते हैं, जिसका नाम ही हमने खास फूड्स रखा। सही। तो अली, मुझे ये बताएं कि जब जो लोग आपके रेस्टोरेंट में पहली बार आते हैं उनका कैसा रद्द-ए-अमल होता है? क्या कोई मुश्किल भी उनको पेश आती है? कुछ उनकी फीडबैक होती है? ओके, सो हम लोगों को ब्रीफ करते हैं जहाँ पे भी हम ये एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, तो हम उनको यकीनन ब्रीफ करते हैं। साइन अप जो लोग करते हैं उनको पता होता है कि डाइनिंग इन द डार्क हो रहा है, लेकिन क्या वेन्यू उनको किस वेन्यू में सर्व किया जा रहा होगा या क्या मेन्यू उनको सर्व किया जा रहा होगा, ये उनको नहीं पता होता। डेफिनेटली चैलेंजेस होते हैं, बहुत से लोग इमोशनल होते हैं, बहुत से लोग अनकंफर्टेबल भी होते हैं, लेकिन डाइनिंग इन द डार्क एक्टिविटी के बाद जब उनकी आंखों से पट्टी हटती है तो वो एक कम्प्लीटली चेंज इंडिविजुअल, बहुत एम्पैथेटिक, एक बहुत ही ज्यादा अवेयर इंडिविजुअल के तौर पे सामने आते हैं। That's somewhere related to emotions as well, और इस वजह से भी ये इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है कि आपको ये भी तो पता चले कि जो डिसेबल है, जो देख नहीं सकता, वो खाना किस तरह खाता है, वो चलता किस तरह है। अली, आपने जिक्र किया था अपने शेफ्स के हवाले से, ठीक है, मान लिया कि आप पट्टी बांध के खाना तो खा सकते हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए आपने तमाम तर शेफ ब्लाइंड रखे हुए, इसके पीछे क्या रीजन थी? और उस खाने का टेस्ट, हाँ, उस खाने का टेस्ट आप किस तरह से मैनेज करते हैं कि हर वक्त आपका टेस्ट एक ही तरह का रहे? अली, आपको आवाज आ रही है? ओके, सो द पॉइंट इज कि हम जी अली, सो द पॉइंट इज कि हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को अवेयर करें
बल्कि हम लोगों को ये भी चाहते हैं कि हम उनको बताएं कि जो लोग देख नहीं सकते वो अपनी आम जिंदगी किस तरीके से गुजार रहे होते हैं। तो उसी चीज़ में फिर हमारे यहाँ जो लोग हैं, जो शेफ हैं, वो ट्रेन होते हैं। अच्छा, जो सेंसेस होते हैं, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग, हम 80% बहुत से लोग 80% काम जो है वो अपना देख के करते हैं, लेकिन हमारे जो बाकी सेंसेस होते हैं, सुनने का सेंस हो गया या सूंघने का टेस्ट हो गया, टच का टेस्ट हो गया, उसको हम शायद इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड शेफ होते हैं वो उन बाकी रिमेनिंग सेंसेस को यूटिलाइज करते हुए अपने सूंघने के टेस्ट को भी और अपने जो है वो टेस्ट के जो टेस्ट सेंस है उसको यूटिलाइज करते हुए ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। और वी मेक श्योर कि जो क्वालिटी ऑफ द फूड है वो उसी तरीके से हो। बल्कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहुत डिलीशियस खाना होता है और बड़ा एक्यूरेट खाना होता है। तो डेफिनेटली अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बात कर रहे थे कि हम आपके साथ भी इस एक्सपीरियंस को जरूर लेके आएंगे और फिर आप भी अपना फीडबैक दीजिएगा। जी ज़रूर अली, हम तो अब आपकी इस तरह की मेहनत देखकर वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, तो हम भी चाहेंगे कि इसका एक्सपीरियंस ज़रूर करें। लेकिन मुझे ये बताएं, अभी आपने क्वालिटी ऑफ फूड के हवाले से बात की और डिशेस के हवाले से बात की, तो आपके इस मुनफरिद रेस्टोरेंट की सबसे जो खूबसूरत और मज़ेदार डिश है वो कौन सी है और क्यों है? अच्छा, यूजली जो हम कॉर्पोरेट सेटिंग में खाना सर्व कर रहे होते हैं वो फ्राइड राइस विद मंचूरियन सर्व कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारी बिरयानी है, हैदराबादी बिरयानी, वो भी बहुत लोगों को पसंद आती है। इसके अलावा कीमा जो है हमारा, वो भी बहुत लोग पसंद करते हैं। अच्छा, कीमा भी पसंद करते हैं। अच्छा, एक तो होते हैं ना ब्लाइंड लोग भी तो आपके पास आते होंगे, लेकिन जो साहिब बसारत लोग आते हैं जिनकी जो देख सकते हैं, सारी चीज़ें नॉर्मली कर सकते हैं, वो जब पहली दफ़ा आते हैं तो उसके बाद वो दूसरी दफ़ा भी आते हैं ये एक्सपीरियंस करने के लिए, या फिर इस तरह भी होता है कि कोई शख्स आपके रेस्टोरेंट में आ जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि यहाँ पे आंखों में पट्टी बांध के खाना है, तो वो फिर रूल को किस तरह से आप फॉलो करवाते हैं? अच्छा नहीं, जो ये एक्सपीरियंस है, ये जो लोग इस एक्सपीरियंस को कर रहे होते हैं वो साइन अप भी इसलिए करते हैं कि उनको डाइनिंग इन द डार्क का पता होता है क्या होने वाला है। ज्यादा डिटेल्स नहीं पता होता, लेकिन लोगों को ये पता होता है और उसकी बेसिस पे लोग साइन अप करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रैंडमली आ गए और उनको पता ना हो। बहुत से लोगों को हमने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है कि जो एक बार एक्सपीरियंस करके गए, फिर वो बाद में अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को लेके आते हैं कि वो भी ये एक्सपीरियंस करें और उनके अंदर भी वो एम्पैथी जो है वो बिल्ड हो और अवेयरनेस जो है वो कर सकें। सही। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि आपकी बहन भी हैं आपके साथ, जो ब्लाइंड है वो भी आपके साथ काम करती हैं, तो कितने सपोर्टिव हैं आप एक दूसरे के लिए? अच्छा, मेरा ख्याल है कि दोनों एक दूसरे के लिए इसलिए भी एक तो सपोर्टिव हैं कि हमारे जो चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं। हम दोनों विजुअली इम्पेयर्ड, बहुत बचपन से, मैं 10 साल की उम्र में और फिजा जो है वो 18 साल की उम्र में, तो वी कैन रिलेट टू ईच अदर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा ज़ाहिर है बिजनेस भी अब सेम है, तो वी बिन सपोर्टिव। हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर, ना सिर्फ एक बहन भाई, बल्कि हम एक दोस्त के तौर पर भी एक दूसरे के साथ जो है वो सपोर्टेड रहते हैं और कोशिश करते हैं कि नए नए एक्सपीरियंस करते रहें, नए नए इनोवेशन लेते रहें और लोगों को भी अवेयर करें और अपने आप को भी अपग्रेड करें। अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। और आप जैसे नौजवान ये किस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। ख़वातीन हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की सुबह की सोच पसंद आई होगी। मुझे, गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।